हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर चैनल एजू बर्ड। आज हम 7th क्लास के लेसन ब्रिंगिंग अप करी, जो कि आपका इंग्लिश का लेसन है, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर जो कि आपको क्लास में उनको पढ़ने में या घर पर पढ़ने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी और वो समझ में भी नहीं आ रहे होंगे, तो इस वीडियो में आपका कंप्लीट सोल्यूशन है आपके लिए। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। NCERT सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7th इंग्लिश ब्रिंगिंग अप करी, ये आपके NCERT के क्वेश्चंस हैं, उनके हम सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको बताएंगे। द एनक्लोजर इन विच करी लिव्ड हैड ए थैच्ड रूफ दैट ले ऑन थिक ट्री स्टम्प्स। Examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 and say why it was built that way। मीनिंग क्या हुआ, जो एनक्लोजर मतलब जो रहने का स्थान था, करी जहाँ पर रहता था, वो एक थैच्ड का मीन्स क्या होता है, घास फूस से बनाया गया रूफ था उसका, और उसके नीचे क्या लगाए गए थे, थिक ट्री के स्टम्प्स क्या होता है, ट्री के तने होते हैं जो जिन्हें बोलते हैं लट्ठे, ट्री के लट्ठों से उसको बनाया गया था। इसके ऊपर आपका इलस्ट्रेशन दीजिए। जो करी की पवेलियन थी, मतलब करी जहाँ पर रहता था, पेज नंबर 8 के ऊपर, उसके ऊपर वह ऐसा क्यों बनाया गया था, इसके बारे में अपना इलस्ट्रेशन दीजिए, अपना विचार बताइए, उसका आंसर दीजिए। Curry's pavilion was built of hatched roof that lay on thick tree stumps because it was very high and would not fall when Curry bumped against the पोल्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो करी का पवेलियन था वो किससे बनाया गया था, हैच्ड रूफ मतलब घास फूस की छत से, अगर गिरे भी तो कोई नुकसान ना हो, दोबारा से उसको आसानी से बना दिया जाए। जो कि किसके ऊपर टिका हुआ था, वो छत किसके ऊपर टिकी हुई थी, थिक ट्री स्टम्प्स मतलब ट्री के मोटे तनों के ऊपर उसको रखा हुआ था, मतलब लकड़ी के लट्ठों के ऊपर उसको रखा गया था, और वह काफ़ी ऊंची थी। बिकॉज इट वाज वेरी हाई, क्योंकि वह काफ़ी ऊंची थी। अगर करी उसके ऊपर बम्प मीन्स उसको धक्का वगैरह मारे तो वह गिरे नहीं, इसलिए उसको ज़्यादा ऊंचा और उन ट्रीज़ के ऊपर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Did Curry enjoy his morning bath in the river? Give reason for your answer। क्या करी अपना जो मॉर्निंग बाथ था रिवर के अंदर, क्या उसको वह इंजॉय करता था? इसके ऊपर आप एक रीज़न दिए, अपने रीज़न दिए आंसर के अंदर, क्या कारण थे वह और किस लेसन के अकॉर्डिंग आपको कैसे लगा कि वह उसको इंजॉय करता था। Yes, Curry enjoys his morning bath in the river as he lay down on the sandbank and let his friend rub his back and also lie in the river water for a long time। इसका आंसर है हाँ, करी मॉर्निंग बाथ को इंजॉय करता था जैसे कि वह रेत के ऊपर पड़ा रहता था। रेत मीन्स नदी के किनारे पर जो रेत इकट्ठी थी वहाँ पर वो पड़ा रहता था, और वह अपने फ्रेंड को उसकी बैक को रब करने देता था, और क्या करता था, ज़्यादा लंबे समय तक रिवर के पानी में लेटा रहता था। ही स्क्वील विद प्लेजर व्हेन वाटर इज रब्ड डाउन हिज बैक। तो वह क्या करता, बड़ी खुशी से चिंगाड़ लगाता जब पानी उसके पेट के नीचे रब होता था, उसके पेट के नीचे लगता था, जब पानी से उसको वह रगड़ता था तो वह बड़ी ज़ोर से चिंगाड़ लगाता था, खुशी से चिंगाड़ लगाता था। नंबर 3, फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक ए लॉन्ग टाइम। वाई। तो क्या कह रहा है, जो गुड ट्विग्स मीन्स उसके लिए हरा चारा, जो ब्रांचेज होती हैं ट्री की, वो जो सॉफ्ट ब्रांचेज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो ग्रीन ब्रांचेज होती हैं सॉफ्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्विग्स। तो उनको फाइंड करना, उनको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा टाइम वाला काम था। ऐसा क्यों, मतलब उनको इकट्ठा करने में उसको ज़्यादा टाइम क्यों लगता था, हमने लेसन के अंदर पढ़ा था। फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी took a long time because his friend had to climb all kinds of tree to get the most delicate and tender twigs। Also, if a twig is mutilated, an elephant will not touch it। मीनिंग समझिए कि जो ट्विग्स को ढूंढने में उसको लंबा समय क्यों लगता था, क्योंकि उसके फ्रेंड को ऊंचे
ट्रीज़ के ऊपर, हर प्रकार के ऊंचे ट्रीज़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था। किस लिए? अच्छी से अच्छी और सॉफ्ट से सॉफ्ट ट्विग्स को ढूंढने के लिए। और अगर कोई ट्विग्स थोड़ी सी भी म्यूटिलेटेड, मतलब उसको गलत तरीके से अगर वह कट जाए, मतलब वो थोड़ी सी ख़राब हो जाए, कटते वक्त वो फट जाए, फट जाए, तो उसको एलिफेंट छूता भी नहीं था, मतलब उसको नहीं खाता था। सो वन हैड टू बी वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स विच टुक हाफ एन आवर टू शार्पन इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब। तो अगर किसी को ऐसा करना होता तो उसके पास क्या होनी चाहिए? एक शार्प हेडसेट। हेडसेट क्या होती है? कुल्हाड़ी। इन ट्विग्स को नीचे काटने के लिए उसको क्या होनी चाहिए? एक शार्प कुल्हाड़ी होनी चाहिए। और उस कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए हर रोज़ उसको कितना टाइम लगता था? हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटा उसको लगता था। और यह इतना आसान काम नहीं था। Why did करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम? नंबर क्वेश्चन 4 है आपका ये। तो करी ने अपने फ्रेंड को स्ट्रीम के अंदर क्यों पुश किया था, क्यों धकेला था? करी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम बिकॉज ए बॉय वाज लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। करी ने अपने फ्रेंड को स्ट्रीम के अंदर क्यों पुश किया? क्योंकि एक लड़का उसके बॉटम के ऊपर फ्लैट, मतलब सीधा गिरा हुआ था, वो नदी के अंदर डूब रहा था। करी वांटेड हिज फ्रेंड टू सेव द लाइफ ऑफ दैट बॉय, सो ही पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। करी क्या चाहता था? वह चाहता था कि उसका फ्रेंड इस बॉय की, इस लड़के की लाइफ बचाए, इसीलिए उसने उसको स्ट्रीम के अंदर पुश किया, उसको धकेल दिया। काफ़ी इजी आंसर आपके लिए बनाए हैं इस पीडीएफ के अंदर, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नंबर 5, करी वाज लाइक ए बेबी, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन? तो करी क्या था? एक बच्चे की तरह था। तो इस लेसन में आपने क्या मेन पॉइंट्स पढ़े हैं जो बच्चे से इसका कंपेयर करते हैं, बच्चे से इसकी तुलना करते हैं? आंसर, करी वाज लाइक ए बेबी बिकॉज ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड जस्ट लाइक ए बेबी। करी क्या था? एक बच्चे की तरह था और उसको ट्रेंड करना पड़ता था एक छोटे बच्चे की तरह। अगर उसको अच्छा बनाने के लिए एक छोटे बच्चे की तरह ट्रेंड करना पड़ता था। ही हैड टू बी टोट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट। उसको सिखाना पड़ता था कि कब बैठना है, कब चलना है और कब तेज चलना है। एंड व्हेन टू गो स्लो, और कब धीमे चलना है। व्हेन ही वॉज नोटी ही नीड टू बी स्कोल्डेड, एंड इफ नॉट ही विल डू मोर मिसचीफ। मीनिंग क्या हुआ? जब वह शरारती होता, मतलब शरारत करता, तो उसको डांटने की भी ज़रूरत पड़ती। अगर ऐसा नहीं करते तो वह इससे भी ज़्यादा गलतियां करता था, इससे भी ज़्यादा वह गलतियां करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम घर पे बच्चे को ट्रीट करते हैं, इसी तरह उस एलिफेंट को ट्रीट करना पड़ता था। अगर उसको गलती करने के ऊपर डांटे नहीं तो वह दोबारा गलती करता, और वह बच्चे की तरह ही उसको कैसे, मतलब बैठना है, कैसे चलना है, इस तरह की चीज़ें सिखानी पड़ती थी। नंबर 6 क्वेश्चन, करी हेल्प्ड हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, हाउ डिड ही डू इट? मतलब करी ने अपने आप की हेल्प की उन बनानाज को लेने के लिए हाउस में, विदाउट एनी नोटिसिंग, बिना किसी के नोटिस किए हुए। उसने ऐसा कैसे किया? तो आपने लेसन के अंदर पढ़ा था, करी क्या करता था? चुपके से पीछे से आता और उस खिड़की के अंदर से अपनी सूंड निकाल के उस सूंड से वो बनानाज को चुरा ले जाता। तो आंसर इंग्लिश में पढ़ते हैं, करी स्टोल द बनानाज फ्रॉम द टेबल नियर द विंडो इन द डाइनिंग रूम। क्या करता था? करी उन बनानाज को चुरा लेता था, जो टेबल होता था विंडो के पास डाइनिंग रूम में, जहाँ पर फूड वगैरह खाया जाता है, जहाँ पर खाना खाया जाता है, उसे डाइनिंग रूम बोलते हैं हम। ही पुट हिज ट्रंक थ्रो द विंडो वेरी मच लाइक ए स्नेक एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानाज विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। वह क्या करता? अपनी ट्रंक मीन्स अपनी सूंड को विंडो से होते हुए बिल्कुल उसके पास ले जाता, जैसे कि एक सांप धीरे धीरे विंडो से आता है। एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानाज, और उन बनानाज को लेके गायब हो जाता, और किसी को भी बिना पता चलते हुए ऐसा वह करता था।
Number seventh, Kari learnt the commands to sit and to walk. What were the instructions for each command? क्या करता था? करी को सिखाई गई थी कमांड्स, कमांड मतलब उसको हिदायत सिखाई गई थी कैसे बैठना है और कैसे चलना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी हर कमांड के लिए, जो कमांड उसको दी जाती थी, जो ऑर्डर्स उसको दिए जाते थे, उसके लिए वह क्या क्या इंस्ट्रक्शंस थी, मतलब कैसे दिए जाते थे। व्हेन आंसर है व्हेन हिज friend pulled his ear and said that Kari sit down, and when he pulled his trunk forward and say Mali, Kari walked. तो क्या होता था जब उसका फ्रेंड उसके ईयर को पुल खींचता था और कहता था कि धत, तो करी क्या करता था? बैठ जाता था। एंड वेन ही पुल्ड हिज ट्रंक, और जब वह उसकी सूंड को खींचता आगे की तरफ फॉरवर्ड और कहता माली, तो करी चलने लगता था। ये उसकी कमांड थी, मतलब ऐसा करने पर वह कमांड उसको फॉलो करता था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मास्टर कॉल, व्हाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। तो क्या है मास्टर कॉल क्या होती है और यह क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्नल होती है एक एलिफेंट के लिए सीखने के लिए। तो हम बात करते हैं मास्टर कॉल की। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंग हिजिंग होवलिंग साउंड एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। जो मास्टर कॉल क्या होती है, एक स्ट्रेंज मतलब अद्भुत। हिसिंग क्या होती है, जैसे सांप आवाज़ें निकालता है उसे हम बोलते हैं हिसिंग। होवलिंग क्या होती है, गुर्राने वाली आवाज़, जैसे कि एक सांप और एक टाइगर एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। It is the most important signal for an elephant because whenever master is in trouble, one master call will bring the elephant near him. तो क्या था यह इम्पोर्टेंट सिग्नल क्यों था? क्योंकि अगर एक एलिफेंट के लिए, क्योंकि जब भी उसका मास्टर अगर कोई परेशानी में होता तो एक मास्टर कॉल पर वह एलिफेंट उसके पास आ जाता और उसकी हेल्प करता। और मास्टर कॉल क्या होती थी? स्ट्रेंज हिसिंग एंड होवलिंग साउंड, मतलब ये मिक्स साउंड होती थी, जैसे सांप की आवाज़ और शेर को गुर्राने की आवाज़, इस तरह की मास्टर कॉल की जाती थी और एलिफेंट उसके पास आ जाता था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट विल हेल्प यू अलॉट इन यूर स्टडीज़। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।